नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। 20 अप्रैल को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगों के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य बना है वह रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भी शरण देने का आरोप लगाया है। चलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश हम आपको सुनवाते हैं, इसके बाद हम अपनी वीडियो शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं मनीष सिसोदिया की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश में ये गुंडई ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। और जब ये बात करते हैं तो आज मैं सुन रहा था रोहिंग्याओं की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने दो सवाल खड़े करना चाहता हूं। पहला तो यह कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया। पिछले 8 साल में इन्होंने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह दी है। देश में सबसे ज्यादा लोग बसाए हैं और अलग अलग जगह बसाया है पूरे देश में। भाजपा आज इसका हिसाब किताब दे कि उसने पिछले 8 साल में कितने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को कहां कहां बसाया है, कितनी संख्या में बसाया है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो डूब मरो। साथियों, आपने मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंश देखे। इसमें उन्होंने, जैसा हम पहले बता चुके हैं, कि केंद्र सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी पर हर तरह से हमले बोले हैं और यहाँ तक कि दिल्ली तथा देश के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार ठहराया है। लेकिन कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हैं। उन्होंने यह बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाया है। इसका रिकॉर्ड केंद्र सरकार सार्वजनिक करे। यदि केंद्र सरकार के पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वह डूब मरे। मनीष सिसोदिया यह भूल गए हैं कि ओखला से उन्हीं के पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने किस तरह से मदनपुर खादर में रोहिंग्याओं को बाकायदा अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन पर बसाया। जब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे तो अमानतुल्लाह खान तथा दिल्ली सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने डटकर उनका विरोध किया और उन्हें धमकाया। सुनियोजित तरीके से इन रोहिंग्याओं को यहाँ बसाया गया और जब लॉकडाउन में देश के प्रवासी मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार किसी भी तरह की व्यवस्था करने में पूरी तरह असफल दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि दिल्ली में रुके हुए प्रवासी मजदूरों को किस तरह साजिशन अपने घर लौट जाने की बात कही। और इसका हमने एक आपदा काल में आनंद विहार बस अड्डे पर जो दृश्य देखा वह उस समय बिल्कुल भयभीत करने वाला था। इस सब के बावजूद अवैध रूप से बसाए गए इन रोहिंग्याओं को, जो लगभग 300 परिवार बताए जाते हैं, उन्हें उस दौरान बाकायदा सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई गई। इन घुसपैठियों को चोरी से बिजली दी गई, पानी मुहैया कराया गया तथा खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया गया। शायद मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमानतुल्लाह खान को इसका श्रेय देना भूल। और यह भी सत्य है कि जिस तरह से सीए विरोधी दंगों में अवैध रूप से देश में रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की भूमिका निकलकर सामने आई, वह चिंतनीय है। जब भी देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनमें बांग्लादेशी तथा अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की
क्या भूमिका होती है। सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान दिल्ली में भड़के दंगों में यह बात स्पष्ट, दिल्ली की जनता ने भारी भरकम वोटों से आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताया और दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बिठा दिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद जो स्थिति बनी उसे सामान्य करने के लिए दिल्ली तथा विशेष रूप से जहांगीरपुरी की जनता अरविंद केजरीवाल की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के बीच अरविंद केजरीवाल एमसीडी के द्वारा जहांगीरपुर में अतिक्रमण को हटाने के लिए जो अभियान चलाया, उसके बाद पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग इस कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे गैर संवैधानिक बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब जहांगीरपुरी में अतिक्रमण अभियान शुरू हुआ तो उसके तुरंत बाद ही कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही। हालांकि इस कार्रवाई के शुरू होने के 2 घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने की बात कहकर इस अतिक्रमण अभियान को रुकवा दिया। इसके बाद से जहांगीरपुरी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए एक पॉलिटिकल टूरिज्म स्पॉट बन गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस प्रकरण पर मुखर होकर बयानबाजी कर रहे हैं। वह जहांगीरपुरी का दौरा भी कर चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस भी पीछे रहने वाली नहीं थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें बहुत आगे तक नहीं जाने दिया, लेकिन इस सब के बावजूद आम आदमी पार्टी तथा अरविंद केजरीवाल नदारद ही दिखाई दिए। ऐसे में अब लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रति गुस्सा दिख रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुले रूप से अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवालिया निशान लगाया है तथा उन पर हमला किया है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल की इतने संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी कोई पहली बार नहीं है। याद कीजिए, जब साल 2019 में सीएए विरोधी आंदोलन चल रहा था, तभी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने थे। सीएए का विरोध कर रहे लोगों ने सड़कें जाम कर दी तथा पूरी तरह से धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इन लोगों को समझा बुझाकर सार्वजनिक स्थान से अलग हटकर धरना प्रदर्शन करने की बात कही थी और सड़कों खोलकर यातायात सामान्य करने की भी बात कही थी। लेकिन आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की बात को ताक पर रखा और अपनी मनमानी जारी रखी। इस दौरान वहां से गुजरने वाले लाखों लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। धीरे धीरे यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैला और दिल्ली में भी अन्य स्थानों पर यह आंदोलन शुरू हो गया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के द्वारा इन आंदोलनकारियों से संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने की बात तक नहीं कही गई। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे रखी। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर ना तो किसी सवाल का जवाब दिया और ना ही अपनी तरफ से इन आंदोलनकारियों से किसी तरह की कोई अपील की। हालांकि चुनाव बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। उस दौरान भी दंगों में अरविंद केजरीवाल के द्वारा किसी तरह की शांति की अपील नहीं की गई। हाँ, इतना जरूर है कि जब दंगे शांत हो गए उसके बाद अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह दिखाया गया कि वह शांति व्यवस्था को बनाए रखने तथा भाईचारे को कायम करने के लिए कितने तत्पर हैं। अरविंद केजरीवाल के द्वारा कुछ ऐसी ही भूमिका किसान आंदोलन के द्वारा भी दिखाई गई। किसानों के द्वारा कई तरह के उन्मादी कार्य भी किए गए। इस सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल के द्वारा उनसे किसी तरह की उपद्रव्यता न करने तक की भी बात नहीं कही गई। इतना ही नहीं, इन आंदोलन किसानों के द्वारा अरविंद केजरीवाल के राज्य जिसके वह मुख्यमंत्री हैं उसी के जीवन को लंबे समय तक नर्क बना के रखा। इस सब के बावजूद उन्होंने किसानों से किसी तरह की भी रियायत देने की बात नहीं कही। कुछ ऐसी ही भूमिका अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगों में दिखाई जा रही है। इस सब से एक बात निकल के सामने आती है कि ऐसे संवेदनशील मौकों पर जब एक राज्य के मुख्यमंत्री को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, तब अरविंद केजरीवाल
पूरी तरह मौन हो जाता। इस स्थिति में केवल असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, अन्य लोग भी अरविंद केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों तथा घुसपैठियों रोहिंग्याओं को देश में बसाने के आरोप लगाए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी साक्ष्यों के साथ आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के अंदर घुसपैठियों के रूप में बांग्लादेशियों तथा रोहिंग्याओं को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अवैध रूप से बसाने तथा उनके वोटर कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस दौरान अमरनाथुल्लाह प्रकरण को भी सामने रख रही है, शायद जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। इस बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपका इस विषय में क्या मानना है, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।